फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और 11, 12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इनफैक्ट हम टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट शुरू पहले से ही कर चुके हैं, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का। उसी का ही आज हम एक सब लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ही हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लेक्चर अपलोड कर लिया है। उससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमने वो भी लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है जो हम px लेते हैं, और तीसरा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व जो होता है वो कौन होता है, py। तो ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ऐड करेंगे और तीनों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके हमको एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं, जिसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसे हमको तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर 1/3 होता है, 33%, और p कैरेक्टर जो है वो 67% हो जाता है या 2/3 हो जाता है। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करके ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं। इन तीनों को हम क्या लिखते हैं, sp2 sp2 sp2। सिंस यहां पे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। शेप का नाम जो हमारे पास आता है वो है ट्रायगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल जो इसके बीच में आता है वो है 120 डिग्रीज। तो एक बार देख लेते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल s, px और py, ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं, जिनको हमने क्या बोला, sp2। हर एक के अंदर 1/3 s कैरेक्टर होता है, 2/3 p कैरेक्टर होता है, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करके ट्रायगोनल प्लेनर शेप देते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना आता है, 120 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं हम वो भी जरा देखते हैं। सारे एल्कीन्स के अंदर जिस कार्बन का डबल बॉन्ड आता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे इथीन का C2H4, जो सबसे सिंपलेस्ट आता है। ठीक है, अब 4 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 5 कार्बन की चेन भी हो सकती है, बट उस पूरी चेन के अंदर विच एवर कार्बन हैज डबल बॉन्ड वो sp2 होगा, और बाकी जिन कार्बन्स के सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो sp3 होते हैं। तो एल्कीन के अंदर एक कम से कम कार्बन, एक या दो कम से कम कार्बन आपको ऐसे मिलेंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, राइट। इसके अलावा जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आता है BH3, वो आता है BF3, BCl3 भी ले सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सराउंडिंग एटम क्लोरीन काफ़ी बड़ा है। देन हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, देन AlCl3। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो क्या शो करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किस एग्जाम्पल की, BF3 की।
अब इसके अंदर हमारा सेंट्रल एटम जो है वो कौन है? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है? 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और p के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। पर जैसे ही बोरॉन बॉन्ड बनाने आता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो मॉलिक्यूल एटम स्टेबल होने लगते हैं, इसलिए वो एनर्जी रिलीज करते हैं, जो एनर्जी बोरॉन सेंट्रल एटम गेन करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लेता है। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या बन जाती है? 1s2 2s1 2p2। तो ये आ गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और p के अंदर हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। वो s और दोनों p को हाइब्रिडाइज करा रहा है विद sp2 और हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, राइट, विद सराउंडिंग एटम। फ्लोरीन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल जो हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनकर आता है, वो कुछ ऐसा होता है शेप के अंदर विद 120 डिग्री ट्रायगोनल प्लेनर शेप। पर चलिए इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं। ये आ गया बोरॉन का पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ गया तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp2 ऑर्बिटल हो गया। अब सराउंडिंग एटम आ रहा है फ्लोरीन। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। इसका एक खाली 2p5 सॉरी, इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है p ऑर्बिटल के अंदर। तो अगर p ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो हाइब्रिडाइज नहीं है, सराउंडिंग एटम हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे, तो उस p ऑर्बिटल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? वो ऐसे आएगा, ये आ गया सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है और सराउंडिंग एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा, इसलिए उसका पूरा का पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड आएगा। ये आपके पास बन गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप BCl3 भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें फर्क क्या है कि Cl आ जाएगा F की जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लोरीन के केस के अंदर भी देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3p, वो होता है 3p5। तो आप F की जगह Cl लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? BCl3 आ जाएगा, ठीक है ना। और BF3 हमने ड्रॉ कर दिया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बोरॉन ट्राइहाइड्राइड कैसे बनेगा, तो मैं आपको वो भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, उसी को हम हटाकर बोरॉन ट्राइहाइड्राइड बना देते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बोरॉन का सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर शेप आ गई, ये आ गया sp2, ये आ गया sp2, ये आ गया sp2। और अब हमारा सराउंडिंग एटम जो है वो है हाइड्रोजन, जिसके लिए हम s ऑर्बिटल ड्रॉ कर देंगे।
तो ये आ गया हमारा बोरॉन ट्राई हाइड्राइड, राइट। तो आई होप आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई। हमने इसके अंदर बोरॉन के दोनों एग्जाम्पल ले लिए और अब हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। हमारा मॉलिक्यूल, हमारा एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इथीन है, C2H4। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। तो लास्ट शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, ये हमारे पास अनपेयर्ड आ गया, अनपेयर्ड आ गया। लेकिन जब ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है उससे ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके खाली ऑर्बिटल में चला जाता है और कार्बन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है, उसके पास आ जाते हैं। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कार्बन ने अपने चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइज कराया था, लेकिन sp2 में वो सिर्फ इन चारों में से 3 को हाइब्रिडाइज कराता है। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि ये उसकी चॉइस है, नेचर उसको सपोर्ट करता है कि उसकी चॉइस है कि उसने आउट ऑफ सारे ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कराना है। तो यहां पर जब वो इन 4 में से 3 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कराएगा तो वो क्या बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। और अगर इस मॉलिक्यूल की शेप जो आती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगी, विद बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री। तो आप ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये तीनों बॉन्ड एंगल कितने हैं, 120। इनफैक्ट सिंस ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो यहां पे ये दोनों कार्बन जो है वो क्या हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। तो चलिए देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल की हम शेप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगी वो मैं फर्स्ट कार्बन की ड्रॉ कर रहा हूं, जो ये वाला हमारा कार्बन है। थोड़ी सी शेप्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कलर्स डिफरेंट यूज करें जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो पहला कार्बन एटम है उसका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कार्बन एटम है जिसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप हम ड्रॉ करेंगे और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। ये तो 2 डबल बॉन्ड है, इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है जो हमने VBT में पढ़ा था। तो हम देखिए दूसरे कार्बन के लिए भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये भी हो गया sp2, ये भी हो गया sp2, ये भी हो गया sp2। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो गई तो ये आ गया सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, 1s1 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, 1s1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर रहा है ऑर्बिटल की, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर भी वो ओवरलैप कर रहा है एंड ये भी क्या हो गया,
सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो अब आपको बड़ा लग रहा होगा सर यहाँ पे तो 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए, ये कैसे हो गया? बेटा एक कार्बन के रिस्पेक्टिव देखो, ये देखो इस कार्बन के रिस्पेक्टिव ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड। तो इस एक कार्बन के रिस्पेक्टिव 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये कार्बन और कार्बन के बीच में तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिमिलरली दूसरा कार्बन हमारा ये वाला है, इसका न्यूक्लियस आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो गया, कार्बन और एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो एक कार्बन के रिस्पेक्टिव हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो सर व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका लोब इक्वली आएगा एज एटॉमिक ऑर्बिटल। और उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंस कार्बन और कार्बन का ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो लोब आएगा जितना ऊपर आएगा उतना नीचे आएगा। और इन दोनों लोब्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अब ये मत सोचना कि ये 2 पाई बॉन्ड हो गए हैं, ये एक्चुअली एक ही पाई बॉन्ड है। सिचुएशन क्या है कि आइडियली ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, लेकिन हम जब ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारे कार्बन एक दूसरे के बहुत दूर हो जाते हैं। असलियत में अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये दोनों कार्बन एटम इतनी पास होते हैं कि इनके ऑर्बिटल्स आराम से इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप करते हैं। ये एक पाई बॉन्ड कहलाता है, इसको 2 पाई बॉन्ड मत कहना। ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, एंड ऐसे जब ऑर्बिटल आता है इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। मैंने वीबीटी में इसको एक्सप्लेन किया था। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एल्कीन में कौन सा मॉलिक्यूल आया? इथीन C2H4, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3, लेकिन 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इन चारों में से वो 3 को ही हाइब्रिडाइज करा रहा है और बाकी जो एक हमारा p इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। इससे कार्बन के पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है? sp2, राइट। तो ये था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा हमारे लेक्चर को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट, इसका यूज़ उठा सकें। एंड ऑल दोज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस हमारे लेक्चर्स हमारे स्कूल ऑफ साइंस के चैनल के बेस पे मिलते रहे। एग्ज़ाम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रूटफुल लेक्चर्स होंगे जो हम अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।